Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis for 28 July 2020. Let's start the session. Our first news is हाँ आपको पता है जैसे हमारी पहली जो न्यूज़ होती है वो राजस्थान गवर्नमेंट से शुरू होती है, लेकिन आज मैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं बताऊंगा, मैं बहुत बता चुका हूँ। आज कुछ नया बताता हूँ। तो अब राजस्थान गवर्नमेंट क्या चाहती है, फ्लोर टेस्ट चाहती है। फ्लोर टेस्ट मतलब कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती है। कॉन्फिडेंस मोशन से क्या होता है, ताकि इनकी सरकार बची रहे। तो हम जान लेते हैं कि दो मोशन होते हैं। ये दो तरह के मोशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के ये दोनों, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि इसमें रीज़न नहीं बताना पड़ता, रीज़न कि हम किस लिए ला रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैं डिफरेंस इसीलिए यहाँ लिख दिया हूँ कि रीज़न नहीं बताना पड़ता कि हम लोकसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला क्यों रहे हैं, लेकिन सेंसर मोशन में हमें रीज़न देना पड़ता है लोकसभा में कि हम इसलिए सेंसर मोशन ला रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस में हमें रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जाता है, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे लगता है। और ये जो सेंसर मोशन है किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर पे भी लग सकता है और सारों पे भी लग सकता है। अब दो देखिए डिफरेंस, ये सारों पे लगेगा और ये किसी पर्टिकुलर पे भी लग सकता है और सब पे भी लग सकता है। इसमें ये होता है सरकार गिराने के लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है सरकार गिराने के लिए, और ये सेंसर मोशन जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए होता है, या कोई उन्होंने काम कर दिया गलत, स्पेसिफिक पॉलिसी या स्पेसिफिक एक्शन के लिए होता है। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है सरकार गिराने के लिए। अगर ये मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी जो प्रेजेंटली चल रही होगी। सबको रिजाइन देना पड़ेगा, जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं सबको रिजाइन देना पड़ेगा। लेकिन सेंसर मोशन में ऐसा नहीं होता। अगर ये पास हो जाता है तो कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर रिजाइन दे सकता है, लेकिन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब पूरी पार्टी को रिजाइन नहीं देना पड़ता। तो दोनों में ये फर्क है। एक इंपॉर्टेंट ये चीज और बता देता हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रहा है, ये रूल्स ऑफ लोकसभा में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार वो बोल देता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है, तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का तो लिखा ही नहीं है, ये तो रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा हुआ है। तो आपको ये बस ये याद रखना है। इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इनिशिएट करने के लिए लोकसभा में। कम से कम 50 मेंबर जब साइन कर देंगे उसको, तब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस था, मैंने बता दिया बहुत ईजी लैंग्वेज में। और लक्ष्मीकांत में भी यही सब लिखा होगा, अगर आप चाहें तो पार्लियामेंट वाला चैप्टर रेफर कर सकते हैं, उसमें भी ये लिख रहा है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो जानने वाली बात थी वो 4 पॉइंट्स में मैंने यहाँ क्लियर कर दी है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये एक इनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, तो रेस्ट इन पीस इनको। क्या नाम है इनका, जयपाल रेड्डी, ये एमपी भी रह चुके हैं। तो इनकी एक बुक थी, बुक का नाम क्या था, 10 आइडियोलॉजीज, ये इन्होंने लिखी थी। तो इसका भी तेलुगु ट्रांसलेशन हो रहा है इस बुक का। 10 आइडियोलॉजीज लिखी किसने है, जयपाल रेड्डी ने। इनका भी तेलुगु ट्रांसलेशन हो रहा है पादी भवजालू इस नाम से। और कौन कर रहे हैं, वेंकैया नायडू, हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर। तो बस आपको याद रखना है बुक से रिलेटेड, मैंने बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड ये न्यूज़ थी तो मैंने आपको कवर कर दी। पूछ सकते हैं वो लोग कि 10 आइडियोलॉजीज किसने लिखी है, तो जयपाल रेड्डी ने साहब ने। आजकल वो बुक से सवाल पूछ नहीं रहा है सीएपीएफ, लेकिन वो पूछ सकता है, क्योंकि अगर 1 साल या 2 साल से ही नहीं पूछा, उससे पहले वो बुक्स और ऑथर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछता था, आप चेक करेंगे तो। अभी उन्होंने नहीं पूछ रहे हैं 1-2 साल से, तो हो सकता है इस बार पूछ लें, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, ये एक एडिटोरियल था। तो रोज एडिटोरियल में सोचता था कवर ना करूं, लेकिन आज एडिटोरियल जो था बहुत मिक्सिंग थे। कोई अफगानिस्तान रिलेशन पे, कोई श्रीलंका रिलेशन पे, कोई किसी चीज़ के रिलेशन पे। तो मैंने सोचा एक आपको ओवरऑल रिलेशन का एक बता देता हूँ। तो ये एक एडिटोरियल था, इसमें जानने वाला कुछ नहीं था, जो जानने वाली चीज़ है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। अभी इंडिया की जैसे नाम ही बोल रहा है, नीडेड अ मैप फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी, की अभी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की हमें रिवाइव करनी पड़ेगी, ठीक करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम कहाँ है, जितने हमारी नेबरिंग कंट्री हैं सबसे हमारी अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है। देखिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तान से तो हमारी पहले से ये बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ये तो आपको सबको पता है। चाइना से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, घाटा, कि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं चाइना को। इंपोर्ट में तो पता है हम कम से कम 90% तो इंपोर्ट करते हैं, जो फार्मा में हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंट्रीगेंट्स, एपीआई बोलते हैं, जो दवाई बनाने के लिए बहुत जरूर होते हैं। कम से कम 90% तो हम चाइना से लेते हैं। और कितना सारा माल हम चाइना से लेते हैं, आपको पता है, जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, मोबाइल फोन, सब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो दो चीज़ें, एक तो हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट भी है, एक हमारा ट्रेड डिस्प्यूट भी है, और हमारा डिप्लोमेसी भी डिस्प्यूट है चाइना के साथ। डिप्लोमेसी का डिस्प्यूट कैसे कह सकते हैं, क्योंकि चाइना हमेशा अपोज कर देता है हमें। जो हमें यूएन की परमानेंट सीट चाहिए, किसको चाहिए, इंडिया को चाहिए यूएन में परमानेंट सीट, तो चाइना ही है जो मना कर देता है, क्योंकि चाइना जो है P5 में, इसके पास वीटो पावर है।
तो चाइना हमेशा इंडिया के लिए मना कर देता है। 3 तरह से प्रॉब्लम है, बॉर्डर डिस्प्यूट, क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट डिस्प्यूट, और डिप्लोमेसी में यूएन डिस्प्यूट भी लिख सकते हैं। फिर नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल अभी क्या कर रहा है, नेपाल में बहुत सारा, एक तो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया, और इसने काला पानी जगह है जो इंडिया का पार्ट थी, तो अभी उसने अपने नया मैप बनाया और काला पानी की जो जगह है वो अपने मैप में शो कर दिए। तो काला पानी कहाँ है, काला पानी हमारे उत्तराखंड और नेपाल वाले बॉर्डर पे है एक जगह। ये किस रिवर के पास है, जैसे काला पानी नाम से पता चल रहा है काली रिवर के पास है। और ये हमारा पार्ट कैसे हुआ, तो इसके लिए एक ट्रीटी थी जो अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी, इसको आप याद रख लीजिए, सुगाली ट्रीटी है, सुगाली ट्रीटी थी, 1816 में आसपास हुई थी। तो इसमें बोला गया था कि जो काला पानी है वो इंडिया का पार्ट है। तो इस ट्रीटी के अनुसार हम चल रहा है इंडिया, लेकिन अभी नेपाल तो मान नहीं रहा है, काला पानी उसने अपने अंदर ले लिया। फिर भूटान से साथ हमारा कुछ ज़्यादा इतना लफड़ा नहीं है, लेकिन अभी भूटान में ऐसा भी लॉ पास हुआ था कि इंडिया के लोग जो आते हैं बहुत यहाँ पर क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करते हैं ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन इतना इसमें भूटान के साथ हमारा इतना कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश अभी सीएबी के बाद बहुत घबरा गया, सीएबी के बाद जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था उसके बाद बहुत घबरा गया, क्योंकि इसको लग रहा है कि जो इंडिया से अगर मुस्लिम निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो हमारी कंट्रीज में आना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो पाकिस्तान में तो जा नहीं पाएंगे। तो बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, तो जितने यहाँ के अगर मुस्लिम बाहर निकलते हैं जो यहाँ सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाते, तो हमारे आना शुरू होंगे, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ है। फिर म्यांमार में आपको पता है रोहिंग्या क्राइसिस, इंडिया ने भी रोहिंग्या उसको शरण नहीं दी थी, ये इसलिए परेशान है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाइना बहुत बना रहा है। यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं सबसे नीचे, हम्बन टोटा पोर्ट। पहले इंडिया उसको हेल्प कर रहा था बनाने में, लेकिन फिर नहीं कर रहा है, तो अब इसको चाइना बना रहा है हम्बन टोटा पोर्ट को, तो आप याद रखिएगा। श्रीलंका में तो आप ध्यान रखिए कि इंडिया से बुद्धिस्ट जो थे वो श्रीलंका में गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक। इतना तक हम हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका को, बताओ, एक नया रिलीजन यहाँ तक भेज दिए थे तो बुद्धिस्ट थे लोग, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो आपने ध्यान होगा, तो अशोका ने बहुत डिफरेंट जगह भेजे थे, तो श्रीलंका में भेजे थे। जब इन्होंने भेजे थे तब श्रीलंका में बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो होना शुरू हुआ था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और श्रीलंका में इंडिया से बहुत सारे ब्रिटिश के टाइम पे टी प्लांटेशन वर्कर्स भी जाते थे, ये भी आपको ध्यान होगा, टी प्लांटेशन वर्कर्स भी जाते थे। तो बस यही जान सकते हैं। फिर अभी यहाँ की प्रॉब्लम तो आप समझ ही रहे हैं, जो हमने ईरान में धमाकेदार कर दिया, चाबार पोर्ट पहले हम बना रहे थे, अब बना ही नहीं रहे हैं। चाबार पोर्ट बताओ, इंडिया और ईरान ने 2003 में साइन करा था, और इतने साल हो गए हम बना ही नहीं पाए। अब ईरान खुद से बना रहा है, तो इंडिया क्यों नहीं बना है, क्योंकि इंडिया जो आ गया यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं बना है। और यहाँ तक कि हम ईरान जो था हमारा सेकेंड ऑयल पार्टनर था, सबसे ज़्यादा हम ऑयल जो लेते थे दूसरे नंबर पर ईरान से लेते थे, लेकिन यूएस के इन्फ्लुएंस में आके हमने ऑयल लेना भी बंद कर दिया। बताइए, इतना इन्फ्लुएंस हो गया यूएस का। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दी सारी प्रॉब्लम जो इंडिया के अराउंडिंग है। तो अगर आपके पास कोई आंसर आता है इंडियन नेबर एंड रिलेशन से, तो आप उसमें अगर 2-2 पॉइंट भी लिखेंगे, मैंने इसीलिए 2 या 3 ही पॉइंट बताएं जो प्रॉब्लम्स के हैं, तो आप पूरा एक ओवरऑल आंसर लिख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने एक एक चीज़ बता दी, अगर कोई समझेगा तो अपने नोट्स में शॉर्ट लिख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा भी है शॉर्ट। तो अगर एक बार वीडियो पॉज करके आप ऐसे मैप एक बना लीजिए, मैप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें साइड में 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, आपको याद आ जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये भी एक एडिटोरियल था, एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें एक चीज़ थी, सूडान के एक डारफुर रीजन का नाम है। तो क्वेश्चन यही आएगा, डारफुर रीजन कहाँ है, तो सूडान का है, पहले तो यही पता होना चाहिए। सूडान का है हमारा अफ्रीका वाले रीजन में, तो डारफुर रीजन का है सूडान में, पहले तो ये पता होना चाहिए। इसमें एक कम्युनिटी का नाम है मैसेलेट कम्युनिटी, बस आपको याद रखना है। मैसेलेट कम्युनिटी कहाँ की है, डारफुर रीजन की है। कहाँ की, डारफुर इन सूडान। तो 2 चीज़ याद रखनी है, तो डारफुर रीजन का है सूडान में, सूडान का है अफ्रीका में। कौन सी कम्युनिटी है, मैसेलेट कम्युनिटी, जो डारफुर की है, बस इसमें और कुछ नहीं जानना। कम्युनिटी इसलिए क्योंकि एक बहुत सारी कम्युनिटी से क्वेश्चन आता है। एक होती रिबिलियन थे, होती रिबिलियन, ये कहाँ के हैं, होती रिबिलियन, ये यमन के। तो ऐसी बहुत सारे रिबिलियन ग्रुप जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बन जाता है कि ये कहाँ के हैं। तो इसी बार ये डारफुर रीजन है, ये भी बहुत न्यूज़ में आ रहा है, तो मैंने इसलिए बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, कंजर्वेशन रिलेटेड है टाइगर नंबर। अब कंजर्वेशन कह रहे हैं कि हमारे टाइगर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो हमारे जानने का ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक लिख रहा है कि टाइगर सेंसस करता कौन है, तो आपको बस याद रखना है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII प्लस NTCA, ये दोनों मिलकर करते हैं। आपको याद होना चाहिए, टाइगर सेंसस ये दोनों मिलकर करते हैं एवरी 4 ईयर्स। पहली बात तो याद रखनी है, एवरी 4 ईयर्स। और इसमें क्या याद रख सकते हैं, हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर करके था एक, प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1973 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने शुरू करा था। एक ये बता दिया, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही होगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और मैंने बता दिया आपको।
अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ हैं? वो सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी एमपी में, सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी एमपी में, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी एमपी में। तो मैंने आपको ये सारा चीज़ें बता दी। और इसमें हम कोर बफर स्ट्रेटेजीज को यूज़ करते हैं। कोर बफर ये सब आपके उसका पार्ट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। मैं तो यहाँ शॉर्ट शॉर्ट इसीलिए आपको बता देता हूँ, बस आपको ये याद रखिएगा टाइगर सेंसस करता कौन है। तो दोनों बॉडी करती हैं, हर 4 साल में करती हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? एमपी में, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ ये मैंने आपको बता दिया। और एनटीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आपको पता ही है स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के थ्रू आई है। और इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं, और तो सब ईजी है, आप कर लेंगे। सो बस इसमें ये जान सकते थे। नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर बता दिया, तो आज एलिफेंट पे भी न्यूज़ आ गई। तो एलिफेंट ने बोत्सवाना में एक मर गया था। बोत्सवाना की कहाँ की कंट्री है? अफ्रीका की कंट्री है फिर से। तो यहाँ पे एक टाइगर वो एलिफेंट मर गया था। तो हमें इतना जानना जरूरी नहीं है, हमारे जानने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैसे हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इंडिया का। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू कब हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने शुरू करा था। और जो हमारे एलिफेंट्स हैं इनको हम अपेंडिक्स 1 में रखते हैं। अपेंडिक्स 1 ऑफ सिटीज़। सिटीज़ में आपको पहले बता चुका हूँ। सिटीज़ क्या होता है? कंजर्वेशन जो होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, इन फ्लोरा एंड फौना, सिटीज़ का। तो ये अपेंडिक्स 1 में। और क्या कहते हैं इसमें एक और चीज़ थी, शेड्यूल 1 में भी है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये शेड्यूल 1 में भी है। ये दो चीज़ हो गई। एक ये हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। बताइए कितनी सारी चीज़ निकल आ जाती हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। ये कितने स्टेटों के लिए था? कम से कम 16 स्टेट्स के लिए था। आपका आज का क्वेश्चन है कितने टाइगर टाइगर लिख दिया था। टाइगर ने कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में? आप मुझे ये बताएंगे कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं। आज का क्वेश्चन यही है। प्लीज़ यूज कमेंट्स बॉक्स टू आंसर इट। और मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है, वो एलिफेंट कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा एलिफेंट है कर्नाटक में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर मैंने बता दिया आपको। एक तो मेरा पेन धोखा दे देता है, देखिए फिर से धोखा दे दिया इसने। पता नहीं चलते चलते कैसे बंद हो जाता है। हाँ चल गया। सबसे ज़्यादा जो है वो कर्नाटक में। तो इसमें जो मैंने ये 4-5 पॉइंट लिखे हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, ये कौन से अपेंडिक्स में रखा गया है? शेड्यूल 1 में। ये इंडेंजर्ड एनिमल है। इंडेंजर्ड अगर IUCN स्टेटस कोई पूछ लेता है, इंडेंजर्ड एनिमल है। और जो मैंने यहाँ लिखा नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है, 16 स्टेट्स में, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। और आज का क्वेश्चन आपको यही बताना है एलिफेंट रिजर्व क्या है। तो बस इसमें यही जानना था और कुछ जानने वाली कोई बात नहीं थी। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, क्या हो गया? अब ये क्या था कि चाइना सीजेज US कंसुलेट इन चेंगडू। ये करीबन हफ्ते भर से न्यूज़ आ रही है, फ्रॉम अ वीक। लेकिन मैं कवर नहीं कर रहा था, लेकिन आज आई तो मैंने सोचा कवर कर ले, तो बहुत कुछ नया आ नहीं रहा है। तो अभी क्या था, पहले US ने चाइना का कॉन्सुलेट बंद कर दिया। कॉन्सुलेट आप समझ सकते हैं एज अ एम्बेसी। तो चाइना का कॉन्सुलेट बंद कर दिया। कहाँ पे? अपने यहाँ। चाइना का कॉन्सुलेट था US में। US की किस जगह पे था? हॉस्टन में था चाइना का कॉन्सुलेट, उसको बंद कर दिया। तो चाइना भी रिटेलिएशन में आके मतलब उसकी बराबरी कर रहा है। तो अब चेंगडू में US का ऑफिस था। चेंगडू कहाँ पर है? चाइना में। तो US का ऑफिस जो चाइना में था, ये US की कॉन्सुलेट या एम्बेसी जो चाइना में थी वो बंद कर दी है। तो बस आपको दो जगह याद रखनी है, ह्यूस्टन में तो चाइना का कॉन्सुलेट था, चेंगडू में US का कॉन्सुलेट था। इन दोनों को बंद कर दिया गया है। इसमें और कोई जानने वाली बात नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये एक अच्छी न्यूज़ थी। सेंटर टू प्रोसीड विद डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 23 PSUs। तो हम जान लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है मीन्स सेल और लिक्विडेशन ऑफ असेट्स। अगर सरकार जो है, डिसइन्वेस्टमेंट कौन करती है? सरकार करती है। तो अगर सरकार जैसे PSU का कर रही है, तो PSU क्या? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें 100% शेयर सरकार का था। तो सरकार क्या करेगी? या तो इसमें 100% शेयर प्राइवेट कंपनी को बेच देगी, या कुछ परसेंट जैसे 20% या 30%, जितना चाहे सरकार बेच सकती है। तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार किसी सरकारी ऑफिस को या सरकारी अंडरटेकिंग को अगर प्राइवेट ऑफर करती है तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। बस आप ये याद रखिए। तो अभी 23 PSUs जो नवरत्न कंपनीज, जैसे और भेल वेल ये सब पड़ा हुआ है, सारी नवरत्न कंपनीज हैं, ऐसी मिनी रत्न। तो थोड़ी सी 23 PSUs हैं, तो उनको डिसइन्वेस्ट कर रही है। तो 3 तरीके से होता है, एक तो माइनॉरिटी होता है, एक मेजॉरिटी होता है, कंप्लीट होता है। माइनॉरिटी होता है कि 51% स्टेक गवर्नमेंट ही रखेगी, 51%। तो मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास है, 49% प्राइवेट को दे सकती है। तो ये बोलते हैं माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा कर देगी 51% से, तो मेजॉरिटी हो जाएगा। कंप्लीट 100% कर देगी। बस आपको 3 चीज़ याद रखनी है, 50% 51% से कम, 51% से ज़्यादा, 100%। तो माइनॉरिटी, मेजॉरिटी एंड कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। तो बस इसमें यही जानने वाली बात थी। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज,
हाँ, पीएम केयर्स फंड कैन नॉट गो टू एनडीआरएफ, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी। पीएम केयर्स फंड आपको पता है ड्यूरिंग कोविड-19 सरकार बनाई थी, लेकिन ये कोई सरकारी फंड नहीं है, ये तो एक ट्रस्ट है, आप ये समझिए ट्रस्ट है। तो इसका पैसा हम एनडीआरएफ में कैसे दे सकते हैं? एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ जो है वो एक्ट के थ्रू बनी है। कौन सा एक्ट है? एनडीएमए। एनडीएमए एक्ट में, एनडीएमए एक्ट जो 2005 का, उसके थ्रू बनी है। तो एनडीआरएफ तो एक सरकारी और फंडिंग एजेंसी है, और कोविड-19 के लिए जो पीएम केयर्स बनी है तो एक ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट का पैसा हम सरकारी खजाने में कैसे दे सकते हैं? पहली बात तो यही है, तो यहाँ पर ये क्लियर किया गया, आप भी ध्यान रखिएगा, पीएम केयर्स फंड जो है वो एक ट्रस्ट है, वो कोई सरकारी खजाना नहीं है और ट्रस्ट है। तो इसके पास इसमें कोई ऑडिट नहीं हो सकता, कैग का ऑडिट, नो ऑडिट बाय कैग, और ये 100% टैक्स फ्री है, 100% टैक्स फ्री। कौन सी? पीएम केयर्स है। उसके बाद एनडीआरएफ जो है वो एनडीएमए एक्ट में आती है 2005 में। एनडीआरएफ किस में आती है? एनडीआरएफ का पैसा जो आता है पब्लिक अकाउंट से आता है। आपको ये और याद रखिए, पब्लिक अकाउंट, दो तरीके का अकाउंट होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट होता है, एक हमारा पब्लिक अकाउंट होता है। तो इसका पैसा जो आता है वो पब्लिक अकाउंट से आता है। ऐसे ही जो हमारी पीएम केयर्स फंड है, इसका पैसा पब्लिक अकाउंट से नहीं आता, इसका पैसा तो नॉर्मली आता है। तो और इसमें जो हमें एक और बता देता हूँ आपको, पब्लिक फंड और कंसोलिडेटेड फंड में फ़र्क क्या है। तो पब्लिक फंड में क्या होता है कि हमें एग्जीक्यूटिव एक्शन की परमिशन होती है, हमें पार्लियामेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, डायरेक्ट अगर चाहे पीएम पब्लिक फंड अकाउंट से पैसा निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। पब्लिक फंड जो है आर्टिकल 266 में भी है, अगर आप लक्ष्मीकांत फॉलो करेंगे तो उसके अंडर आर्टिकल 266 में पब्लिक अकाउंट का जिक्र है। तो पब्लिक अकाउंट का पैसा डायरेक्ट पीएम विद एग्जीक्यूटिव एक्शन पैसा निकाल सकता है, इसमें पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड फंड में ये पैसा होता तो पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती, एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं निकाल सकते थे। तो मैंने दोनों चीज बता दी, एनडीआरएफ भी और पीएम केयर्स भी, इसमें यही लिखा हुआ है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये एक अच्छी न्यूज़ थी। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम हमें याद रखना है। एवरी ईयर जो एफएए और यूएन की ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट निकालती है, सोफी करके, सोफी रिपोर्ट। कौन कौन निकालता है? एफएओ प्लस यूएन की अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब मिलकर निकालती हैं। तो ये बस आपको इतना ही नाम याद रखना है। सोफी की फॉर्म क्या है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020, बस ये याद रखना है। सोफी रिपोर्ट जो 2020 की है वो किसने निकाली है? एफएओ प्लस यूएन। एफएओ की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूएन, ये दोनों मिलके ये वाली रिपोर्ट निकालते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। सोफी रिपोर्ट 2020। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ अभी हमारे प्यारे रफाल 5 और आ गए इंडिया में, इंडिया की बहुत एयरफोर्स की पावर बढ़ जाएगी। तो ये कहाँ से ले रहे हैं आपको पता ही है, डिसॉल्ट एविएशन मैरिनेक, ये फ्रांस की एक कंपनी है, यहाँ से हमने लिए हैं। बहुत बढ़िया रफाल फाइटर जेट है, आप जिसको पता ही है। तो अब हमारी थोड़ी पावर और अच्छी हो जाएगी। तो इसमें बस यही जानने वाला था। अच्छा, इसको उड़ाएंगे, उनका नाम बहुत प्यारा रखा गया, गोल्डन स्क्वाड्रन करके रखा गया, गोल्डन स्क्वाड्रन, जो इनको उड़ाएंगे। तो मेरे को काफ़ी पसंद आया स्क्वाड्रन का नाम, गोल्डन स्क्वाड्रन करके रखा गया। तो बहुत अच्छे, ऐसे ही आते रहेंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज आई थिंक आर ओवर। सो आज जितना ही था, तो मैंने आपको पूरी डिटेल एनालिसिस दी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी यार थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हो सकता है लेक्चर आपको थोड़ा कमज़ोर लगे, लेकिन जैसा भी है, आई होप यू लाइक द लेक्चर। कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए, कोई भी दिक्कत है। और प्लीज़ लाइक शेयर, प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक करा करिए, जितने भी लोग देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप और लोगों को दिखाइए, कुछ करिए, एक शेयर एक लाइक दीजिए, बस और कुछ नहीं। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।